साल 1960 मुंबई की सड़कों पर चमचमाती कारें बहुत कम चलती थी, लेकिन एक कार ऐसी थी जिसे देखने के लिए लोग अपनी छतों पर चढ़ जाते थे। एक गोरे रंग का आदमी, सफ़ेद कुर्ता, आंखों पर काला चश्मा, लंबे बाल और चाल में ऐसा रौब जैसे खुद वक्त भी उसके आगे रुक जाता हो। पुलिस उससे डरती थी, नेता उससे मिलना चाहते थे और गरीब उसे मसीहा मानते थे और इंडिया के सभी डॉन उसके इशारों पर नाचते थे। वो न गोली चलाता था न खून करता था, लेकिन पूरी मुंबई उसके इशारों पर चलती थी। ज़मीन पर जो राज करे उसे डॉन कहते हैं, मगर जो समंदर पर राज करे उसे हाजी मस्तान कहते हैं। मुंबई जिसकी चमक के आगे पूरी दुनिया फीकी पड़ जाती है, उसने एक ऐसा दौर भी देखा जब यहाँ की चमक के नीचे अंडरवर्ल्ड का काला साया छाया हुआ था। इस शहर में एक से बढ़कर एक डॉन आए। किसी ने बंदूक की नोक पर राज किया तो किसी ने खौफ का माहौल कायम करके अपना दबदबा बनाया। लेकिन मुंबई में एक डॉन ऐसा भी हुआ जिसने खुद किसी की जान नहीं ली, किसी पर हमला नहीं किया, यहाँ तक कि कभी अपने हाथों से एक भी गोली नहीं चलाई, लेकिन फिर भी वह पूरे मुंबई शहर पर राज करता था। उसे समंदर का राजा कहा जाता था, क्योंकि समंदर के रास्ते ही वह सोने, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक्स की तस्करी किया करता था। वो मालाबार हिल में बने अपने आलीशान बंगले की बालकनी में बैठकर सिगार का धुआं उड़ाता और समंदर में चलते जहाज़ों को ऐसे देखता जैसे पूरा का पूरा समंदर उसका ही हो। वो क्राइम करता था, लेकिन तहजीब के साथ। उसने न तो कभी ड्रग्स, शराब और हथियार की स्मगलिंग की और न ही किसी आम इंसान को परेशान किया। उसने अपनी ज़िंदगी में अपने हाथों से एक भी कत्ल नहीं किया था, लेकिन फिर भी करीम लाला, वदराजन मुदलियार से लेकर दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े से बड़े गैंगस्टर भी उसके इशारों पर नाचते थे, उसके नाम की तूती बोलती थी। स्मगलिंग वर्ल्ड से लेकर बॉलीवुड तक और पुलिस से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक उसकी पहुंच थी। उसकी स्टाइल और पर्सनालिटी ऐसी थी कि दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन और वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म में अजय देवगन का किरदार उसकी पर्सनालिटी से ही इंस्पायर्ड था। यह कहानी है मुंबई के पहले अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की, जिसने गरीब किसान के घर जन्म लिया। 8 साल की उम्र में वो मुंबई आकर अपने पिता के साथ पंचर की दुकान खोली, कभी कुली का काम किया तो कभी चाराने के लिए कोयला बेचा और एक दिन वो मुंबई का बेताज बादशाह बन गया। मुंबई अंडरवर्ल्ड की शुरुआत कब हुई? कौन था जिसे मुंबई अंडरवर्ल्ड का बाप कहा जाता था? आज हम बताएंगे इस इंसान की कहानी जो डांस से ज़्यादा एक सोच था, जो अंडरवर्ल्ड का बादशाह बना लेकिन कभी अपने उसूल नहीं भूला। बहुत से अंकुश को लेकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। हम तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, कोई गोली न चलाए। नॉन, मुझे जिंदा चाहिए। खाली है। चलो डॉन। हाजी मस्तान का असली नाम मस्तान हैदर मिर्जा था। उसका जन्म 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के कार्लोर में एक गरीब किसान के घर में हुआ था। उसके पिता के पास इतनी कम ज़मीन थी कि पूरे परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल था। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। इसी परेशानी के चलते हाजी मस्तान के पिता ने बाहर जाकर पैसा कमाने का मन बनाया। 1934 में जब हाजी मस्तान केवल 8 साल का था, तब उसके पिता उसे लेकर के बॉम्बे चले गए। बॉम्बे आकर हाजी मस्तान के पिता ने छोटी मोटी कई जॉब्स की, लेकिन कुछ खास कमाई नहीं हुई। उसके बाद उसके पिता ने क्रॉफोर्ड मार्केट में एक छोटी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोल ली और मस्तान भी यहाँ अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाने लगा। उसकी दुकान के पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई थी और उन बिल्डिंग्स में रहने वाले लोगों के पास काफ़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ थी। इसलिए जब भी उसके दुकान के पास से यह गाड़ियाँ गुजरती थी तो वो अक्सर इन ख्यालों में डूब जाता कि एक दिन उसके पास भी ऐसी महंगी गाड़ियाँ होंगी और आलीशान बंगला होगा। लेकिन देखते ही देखते उसे अपने पिता के साथ साइकिल रिपेयरिंग की दुकान पर बैठे 10 साल बीत गए और महंगी गाड़ियां और बंगले तो क्या, मस्तान की जिंदगी अब भी गरीबी की बदनसीबी में लिपटी हुई थी। उनके अपने खर्चे पूरे नहीं हो पाते थे और ऊपर से गांव में परिवार को भी पैसे भेजने पड़ते थे। उस वक्त देश पर अंग्रेज़ों का कब्जा था, लेकिन देश में आज़ादी की चिंगारी ज्वाला का रूप ले चुकी थी और बॉम्बे की गलियों में बिजनेस ने अपने पांव पसार लिए थे। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग रोजगार की तलाश में बॉम्बे की ओर आ रहे थे। बॉम्बे के साथ देश भी बदल रहा था, लेकिन हाजी मस्तान की ज़िंदगी वहीं की वहीं अटकी हुई थी। गरीबी ज़रूर थी, लेकिन मस्तान ने इतने सालों में यहाँ कुछ बहुत अच्छे दोस्त बना लिए थे और यही दोस्त उसे एक ऐसी जगह पर ले जाने वाले थे जिससे उसकी ज़िंदगी एकदम से बदलने वाली थी। उससे एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, तू हमारे साथ पोर्ट पर चल
और वहाँ कूली बन जा, वहाँ ज़्यादा कमाई होती है। पहले तो मस्तान ने मना किया, लेकिन फिर तैयार हो गया। उसके बाद हाजी मस्तान बॉम्बे डॉक्स पर कूली बन गया। वहाँ वो रोजाना सामान उतारते और चढ़ाने का काम करने लगा। धीरे धीरे उसका इस काम में मन लगने लगा और यहाँ उसकी कुछ बड़े लोगों से दोस्ती भी हो गई। लेकिन वहाँ एक खतरा भी था। उन दिनों शेर खान पठान नाम का एक गुंडा कूलियों को काफ़ी परेशान करता था। वो जोर ज़बरदस्ती से कूलियों से हफ्ता वसूलता और जो हफ्ता देने से मना करता उसके गुंडे उसे बुरी तरह पीटते थे। एक दिन हाजी मस्तान ने शेर खान से भिड़ने का मन बना लिया। अगली बार जब शेर खान अपने गुंडों के साथ हफ्ता वसूलने आया तो उसने देखा कि 10 कूली उसकी लगाई लाइन से गायब थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मस्तान और उसके 10 साथियों ने मिलकर शेर खान और उसके गुंडों पर हमला बोल दिया और सभी को बुरी तरह घायल कर दिया। किसी तरह शेर खान वहां से अपनी जान बचाकर भागा और फिर कभी कूलियों से हफ्ता वसूलने नहीं आया। इस पूरी घटना को आगे चलकर अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार में हूबहू फिल्माया गया था। हाजी मस्तान की निडरता को देख वहां के सभी उसको अपना लीडर मानने लगे और यहीं से हाजी मस्तान का बॉम्बे का डॉन बनने का सफर शुरू हो गया। पोर्ट पर काम करते हुए एक दिन उसे एक दोस्त ने स्मगलिंग का आइडिया दिया। उसने बताया कि अगर वो फॉरेन से आने वाली लीगल सामान को कपड़ों में छिपाकर बाहर लाने का काम करेगा तो उसे उस पूरे सामान की कीमत का कुछ हिस्सा मिल जाएगा। उस वक्त भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान, महंगी घड़ियां, गहने, गोल्ड के बिस्किट, इन सब चीज़ों की तस्करी होती थी। इन्हें लीगल तरीके से मंगाने पर ब्रिटिश सरकार भारी भरकम टैक्स वसूला करती थी। इसलिए काफ़ी लोगों ने स्मगलिंग का रास्ता निकाल लिया था। हाजी मस्तान को यह स्मगलिंग का आइडिया बड़ा पसंद आया और वह इस काम में लग गया। वो ऐसे लोगों से जुड़ने लगा जो ये सब सामान स्मगल करवाते थे। हाजी मस्तान की पहचान कुछ ऐसे लोगों से भी हुई जो पानी के जहाज़ से सऊदी अरब जाते और लौटते वक्त गोल्ड के बिस्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भारत ले आते थे। मस्तान ने ऐसे लोगों से तालमेल बिठाया और वह उनके इलीगल सामान को पोर्ट से सेफली निकालकर उन तक पहुंचाने लगा। इससे धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। इसी दौरान एक दिन पोर्ट पर उसकी मुलाकात शेख मोहम्मद अल गालिब से हुई, जो सऊदी अरब का एक बड़ा गोल्ड स्मगलर था। वो अरब देशों से गोल्ड सस्ते दाम में खरीद कर भारत में काफ़ी महंगे दामों पर बेचा करता था। उसे एक लॉयल आदमी की तलाश थी जो भारत में आने वाले उसके कंसाइनमेंट को कस्टम अधिकारियों की नज़रों से बचाकर बॉम्बे की गलियों तक पहुंचा सके। इसी सिलसिले में एक दिन उसकी मुलाकात हाजी मस्तान से हुई और उसने उसे यह काम सौंप दिया। मस्तान ने जब एक दो बार बड़ी चालाकी से उसके कंसाइनमेंट को सक्सेसफुली पोर्ट से बाहर निकालकर उसके ठिकानों तक पहुंचा दिया तो मोहम्मद अल गालिब का हाजी मस्तान पर भरोसा बढ़ गया। उसने मस्तान को अपने काले धंधे से जोड़े रखने के लिए उसे हर बार सामान सेफली बाहर निकालने पर 10% हिस्सा देना शुरू किया, जिससे दोनों मिलकर पैसा बनाने लगे। इसी बीच हाजी मस्तान ने मोहम्मद अल गालिब से स्मगलिंग की दुनिया की बारीकियों को भी सीखा। दोनों के लिए सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उनकी सामत आ गई। एक दिन जब मोहम्मद अल गालिब सऊदी अरब से स्मगलिंग का गोल्ड लेकर बंदरगाह पहुंचा, तब वह कुछ ही कंसाइनमेंट मस्तान को दे पाया था कि तभी पुलिस ने दोनों को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस को देखते ही हाजी मस्तान वहां से शेख का सोना लेकर फरार हो गया, लेकिन मोहम्मद अल गालिब पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उसे स्मगलिंग के जुर्म में 3 साल की सजा दी गई। 3 साल के बाद जब शेख जेल से बाहर आया तो उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। वो कुछ दिनों बाद फिर से हाजी मस्तान से मिला। उसने सोचा था कि हाजी मस्तान सोना देने से मुकर जाएगा या कोई बहाना बना देगा, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट हाजी मस्तान ने उसका सारा सोना जस का तस संभाल कर रखा था और उसने पूरा सोना शेख को वापस लौटा दिया। शेख यह देखकर हैरान रह गया। 3 साल एक लंबा वक्त होता है और इतना कीमती सोना देखकर किसी का भी ईमान डोल सकता है, लेकिन हाजी मस्तान की ईमानदारी को देख मोहम्मद अल गालिब बहुत खुश हुआ और उसने आश्चर्य भरी निगाहों से उससे पूछा, तुमने यह सोना बेचकर अपने लिए पैसा क्यों नहीं बनाए? इस पर हाजी मस्तान ने कहा, मेरे पिता ने सिखाया था कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है और ऊपर वाला सब देखता है। उसके मुंह से इस तरह की बात सुनकर मोहम्मद अल गालिब उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने बॉक्स का आधा सोना हाजी को दे दिया और उसे अपने बिजनेस का 50% हिस्सेदार भी बना लिया। यहीं से हाजी मस्तान नाम के सूरज का मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उदय होना शुरू हो गया। अगले कुछ सालों में धीरे धीरे बॉम्बे की गलियों में हाजी मस्तान का नाम गूंजने लगा था। कभी सड़कों पर पंचर बनाने वाला तो कभी कूली का काम करने वाला लड़का अब स्मगलिंग की दुनिया में एक ऐसा नाम बन चुका था जिसे लोग इज्जत
से मस्तान भाई कहकर बुलाते थे। ऐसा नहीं था कि उस समय बॉम्बे में कोई और क्रिमिनल्स नहीं थे, लेकिन उनमें हाजी मस्तान वाली बात नहीं थी। उसके पास केवल स्मगलिंग का धंधा नहीं था, बल्कि उसके पास बोलने का, बात करने का, कुछ जगहों पर एथिक्स मेंटेन करने का लाजवाब तरीका था। वो अगर किसी को एक बार जुबान दे देता तो फिर उससे कभी पलटता नहीं था। उसकी सबसे खास बात यह थी कि वो कोई भी काम बंदूक के बल पर करवाने के बजाय प्यार से बात करके मनवाने में विश्वास रखता था। जहां बाकी गैंगस्टर सिर्फ खून और खौफ से डर फैलाते थे, वहीं मस्तान बिना आम लोगों को नुकसान पहुंचाए अपने तरीकों से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक मिसाल कायम कर रहा था। उसकी छवि बहुत से लोगों के बीच किसी रॉबिन हुड की थी, क्योंकि वह समय समय पर लोगों की हेल्प भी किया करता था। साल 1956 में हाजी मस्तान की मुलाकात दमन के डॉन शुकुर नारायण बखिया से हुई। बखिया अपने भाई राज नारायण के साथ मिलकर मुंबई से लेकर दमन तक स्मगलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह बना हुआ था। इसलिए हाजी मस्तान ने बखिया बंधुओं से दोस्ती कर ली और उनके जरिए अपना खुद का नेटवर्क और भी बढ़ा लिया। सिस्टम कुछ ऐसा था कि दुबई से आने वाला तस्करी का सामान दमन में उतरता था, जबकि दमन से आने वाला सामान बम्बई के पोर्ट पर उतारा जाता था। सामान तो बखिया बंधुओं का होता था, लेकिन उसकी निगरानी का जिम्मा मस्तान के हाथ में था। इसीलिए कुछ लोग उसे बखिया का शागिर्द मानते थे, लेकिन जल्दी ही यह शागिर्द बराबर का हिस्सेदार बन गया। हुआ कुछ यूँ कि बखिया बदर में से एक राजन नारायण बखिया की मौत हो गई, जिसके बाद सुर नारायण बखिया अकेला पड़ चुका था। इतनी बड़ी स्मगलिंग लाइन को उसके लिए अकेले संभालना मुश्किल हो गया था। इसीलिए उसने हाजी मस्तान को अपने बिजनेस पार्टनर बना लिया। उसने दमन बंदरगाह को खुद हैंडल करने का फैसला किया और बॉम्बे पोर्ट मस्तान के हवाले कर दिया। उस समय बॉम्बे में 2 और लोगों का सिक्का चलता था। उनमें से एक था वरदराजन मुदलियार उर्फ वर्दा भाई, जबकि दूसरा पठानों का सरदार करीम लाला था। हाजी मस्तान को यह बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि मुंबई में अपनी बादशाहत कायम करनी है तो सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होगा, इसके लिए मसल पावर भी चाहिए। लेकिन वह लड़ाई से नहीं बल्कि मिलजुल कर बॉम्बे पर राज करना चाहता था। इसलिए उसने दोनों डांस से झाड़ने के बजाय उनसे हाथ मिलाने का फैसला किया। वरदराजन मुदलियार हाजी मस्तान की तरह तमिलनाडु से ही बिलोंग करता था, इसलिए उनके बीच की पहली मुलाकात भी अपने आप में एक किस्सा है। एक बार वरदराजन को पुलिस ने कस्टम डाक इलाके से एंटीना चुराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में लेकर खूब धमकाया, लेकिन उसने चोरी के माल की जगह नहीं बताई। तभी वहां एक आदमी अपनी उंगलियों में 555 की सिगरेट दबाए हुए पहुंचा। उस आदमी के नाम की तूती बोलती थी, इसलिए उसे देखते ही पुलिसकर्मी पीछे हट गए। वह आदमी सीधे वरदराजन मुदलियार के पास गया और उसके कान में धीमे से तमिल में कहा, वक्कम थलाईवार। इन 2 शब्दों का मतलब था हेलो चीफ, और वो आदमी था हाजी मस्तान। हाजी मस्तान को अपने पास देख वरदराजन हक्का बक्का रह गया। मस्तान ने वरदराजन से कहा, तुम एंटीना पुलिस को वापस दे दो, मैं वादा करता हूं कि तुम इससे कहीं ज़्यादा पैसे कमाओगे। वर्दा ने पूछा, वो कैसे? हाजी मस्तान ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं तुम मेरे सोने के धंधे में पार्टनर बन जाओ। वर्दा हैरान रह गया। उसने फिर पूछा, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? मस्तान ने जवाब दिया, तुम्हारी मसल पावर चाहिए, ताकि मेरे काम में कोई अड़ंगा डालने की हिम्मत न कर पाए। बस यहीं से एक नए अंडरवर्ल्ड फ्रेंडशिप की शुरुआत हो गई। इसके बाद मस्तान ने वरदराजन की दोस्ती करीम लाला से करवाई और तीनों ने मिलकर बॉम्बे के इलाकों को आपस में बांट लिया। साउथ बॉम्बे और वेस्ट बॉम्बे में मस्तान का कंट्रोल रहा और सेंट्रल बॉम्बे में वरदराजन और करीम लाला ने अपना दबदबा बनाया। उन तीनों ने मिलकर बॉम्बे में एक ऐसी मिसाल गठजोड़ बनाई जिसे कोई हिला नहीं सका। आगे चलकर जब वरदराजन की मौत हुई तो मस्तान ने एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन हायर करके उसकी डेड बॉडी को मुंबई मंगाकर अंतिम संस्कार करवाया था। जहां हाजी मस्तान विदेश से गोल्ड को स्मगल करके इंडिया मंगवाता था, तो वहीं वो भारत से विदेश में चांदी भेजता था। वो जो चांदी फॉरेन में स्मगल करता था, वो अपनी शुद्धता के लिए इतनी मशहूर थी कि उसका नाम मस्तान की चांदी पड़ गया। उसने इस तरह तस्करी करके करोड़ों कमाए और इस प्रक्रिया में अपने हाथों से किसी का कत्ल किए बिना ही बॉम्बे का पहला डॉन बन गया था। दुनिया की हर कीमती चीज़ उसके कदमों में थी। कभी पंचर बनाने की दुकान पर बैठकर जिन महंगी गाड़ियों और इंसान बंगलों का उसने ख्वाब देखा था, वो सब कुछ अब उसके पास था। उसके बंगले के बाहर ज़रूरतमंद लोगों की भीड़ लगा करती थी, जिसकी फरियाद वो सुनता और उन्हें पैसे देकर उनकी मदद करता था। लोग उसके बारे में कहते कि हाजी मस्तान बेशक
गुंडा है लेकिन शरीफ है। वो मालाबार हिल में बने अपने आलीशान बंगले की बालकनी में बैठकर सिगार का धुआं उड़ाता और समुद्र में चलते जहाज़ों को ऐसे देखता जैसे पूरा का पूरा समंदर उसका हो। दशकों बाद 2010 में वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई नाम की एक फिल्म आई जिसमें अजय देवगन का किरदार हाजी मस्तान की पर्सनालिटी से ही इंस्पायर था। हाजी मस्तान ने दौलत और शोहरत कमाने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस वीणा शर्मा से शादी कर ली जिसका असली नाम शाहजहां बेगम था, जिससे उसे आगे 3 बेटियां हुईं। उसका खुद का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने एक लड़के को गोद लिया जिसका नाम सुंदर शेखर था। इसके बाद हाजी मस्तान ने स्मगलिंग के अलावा रियल इस्टेट में भी हाथ आजमाया। रियल इस्टेट के बिजनेस में उसके अपने साथ काम करने वाले यूसुफ पटेल से अनबन हो गई। बात इतनी बिगड़ी कि मस्तान ने उसे मारने की सुपारी दे दी थी। वो खुद कभी बंदूक को हाथ नहीं लगाता था, इसलिए उसने यह काम करीम लाला को सौंपा। करीम लाला ने यूसुफ को ख़त्म करने के लिए अपने 2 गुंडे को भेजा। एक दिन दोनों गुंडों ने सड़क पर जाते हुए यूसुफ पटेल पर तबाड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे यूसुफ पटेल की बाह में 2 गोलियां लग गई। इससे पहले कि गुंडे यूसुफ को जान से मार जाते, यूसुफ का बॉडीगार्ड बीच में आ गया और उसने अपनी जान देकर यूसुफ पटेल की जान बचा ली। मस्तान ने जब यह सुना तो वह यूसुफ से खुद मिलने गया और कहा कि जिसे अल्लाह खुद जिंदा रखना चाहता है उसे मारने वाला मैं कौन होता हूँ। और फिर यह दुश्मनी फिर से दोस्ती में बदल गई। जिस समय हाजी मस्तान का बॉम्बे में सिक्का चल रहा था, ठीक उसी वक्त बॉलीवुड भी जवान हो रहा था। नए सितारे चमक रहे थे, फिल्में हाउसफुल जा रही थी और सिल्वर स्क्रीन पर एक अलग ही जादू बिखरा हुआ था। हाजी मस्तान भी सिनेमा की रंगीन दुनिया से दूर नहीं रह पाया। सिनेमा का यह दीवाना अंडरवर्ल्ड का वो किंग बन चुका था जिसके एक इशारे पर पूरा मुंबई नाचता था। फिल्म इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े स्टार भी उसके चार्म और पावर के आगे इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाए। उसकी दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राज कपूर, धर्मेंद्र और फिरोज खान जैसे सभी बड़े बड़े स्टार से दोस्ती थी। बाद में सलीम और जावेद ने जब दीवार फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी तो उसमें विजय का जो किरदार था वो काफ़ी हद तक हाजी मस्तान से इंस्पायर्ड था। फिल्म में रियलिज्म लाने के लिए खुद अमिताभ बच्चन सलीम जावेद के साथ कई बार मस्तान से मिलने उसके बंगले पर जाते और उसे ऑब्जर्व करते, उसकी चाल ढाल और बातचीत के स्टाइल को गहराई से नोटिस करते। लेकिन मस्तान की लाइफ सिर्फ मुंबई के डॉन बनने तक ही सीमित नहीं थी। एक दिन जब वो बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मधुबाला से मिला तो पहली नज़र में ही दिल हार बैठा। वो एक क्रिमिनल होते हुए भी मधुबाला के मासूम से चेहरे और दिलकश मुस्कान को देखकर एक आम शख्स की तरह इश्क में डूब गया। कई दिनों तक उसने अपनी फीलिंग्स दिल में छिपाई रखी और धीरे धीरे मधुबाला से दोस्ती कर ली। जब उसका दिल ज़्यादा मचलने लगा तो किसी भरोसेमंद के जरिए उसने मधुबाला तक अपनी मोहब्बत का पैगाम भिजवा दिया। लेकिन मधुबाला के दिल में हाजी मस्तान के लिए कुछ ऐसा नहीं था, इसलिए दोनों के बीच रिश्ता नहीं बन पाया। जब मस्तान का यह ख्वाब पूरा नहीं हो सका तो उसने मधुबाला की एक हमशक्ल वीणा शर्मा और सोना से शादी कर ली। उसके बाद उसका नाम बदलकर सुजाता रख दिया गया। सोना की शक्ल काफ़ी हद तक मधुबाला से मिलती थी और वह एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, इसलिए शादी के बाद हाजी मस्तान ने सोना के फिल्मी कैरियर को चमकाने के लिए जमकर पैसा लगाया। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी सोना की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। उसका अपनी पत्नी को एक फेमस एक्ट्रेस बनाने का सपना अधूरा ही रह गया। मस्तान ने अंडरवर्ल्ड से बॉलीवुड तक सब कुछ देखा, लेकिन इश्क में हार उसकी सबसे बड़ी शिकस्त थी। उन दिनों हाजी मस्तान का नेटवर्क इतना तगड़ा था कि सिर्फ स्मगलिंग ही नहीं, पावर और नेटवर्किंग के खेल में भी उसका कोई जवाब नहीं था। बड़े बड़े नेताओं से उसके अच्छे रिश्ते थे। इसी तरह उसकी संजय गांधी से भी जान पहचान थी। एक बार संजय गांधी की बहुत अच्छी दोस्त, राजनीतिज्ञ सहयोगी और एक्ट्रेस अमृता सिंह की मां रुखसाना सुल्ताना मुंबई आई हुई थी। उन्हें एक खास इंटरनेशनल साबुन कैमी बहुत पसंद था, लेकिन उस वक्त भारत में यह साबुन मिलना बंद हो गया था, इसीलिए वो खाली हाथ वापस लौटने लगी। जैसे ही वो अपनी कार के पास पहुंची, उन्होंने देखा कि कार के आसपास भीड़ लगी हुई है। पास जाकर देखा तो वह हैरान रह गई। उसकी कार की पिछली सीट पर कैमी साबुनों का ढेर लगा हुआ था। उनकी कार के बगल में सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने, गोल्डन घड़ी और आंखों में इत्मीनान लिए हाजी मस्तान खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने झुककर रुखसाना को सलाम किया और सिर्फ इतना कहा, मुझे हाजी मस्तान कहते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हाजी मस्तान का धंधा काफ़ी तेज़ी से बुलंदियों को छूता गया। कई साल बीत गए, लेकिन कभी भी उसको स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी
उसकी सिस्टम पर पकड़। वह समय समय पर पुलिस और कस्टम अफसरों को महंगे तोहफे देता है, जिससे वह उसके गुनाहों पर चुप्पी साध लेते, और अगर कभी कोई अफसर इन तोहफों को ठुकरा देता और उसके काम में अड़ंगा डालने की कोशिश करता तो हाजी मस्तान उसका ट्रांसफ़र करवा देता। 1974 में कुछ हुआ ऐसा, मस्तान ने एक ईमानदार कस्टम ऑफिसर को खरीदने की कोशिश की, लेकिन अफसर ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। उल्टा उसने मस्तान की स्मगलिंग पर लगातार रेड डालनी शुरू कर दी। जब भी पोर्ट पर हाजी मस्तान का माल आता, वो ऑफिसर उस सामान को पोर्ट पर ही पकड़ लेता, और अगर कभी माल उसके हाथ नहीं लगा भी तो वो हाजी मस्तान के इलाकों में घुसकर उस इल्लीगल सामान को ढूंढ निकालता। इससे मस्तान को धंधे में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था। उसे सीधी टक्कर रास नहीं आई और उसने आखिरकार अपने पॉलिटिकल पहुंच का इस्तेमाल करके उस कस्टम ऑफिसर का ट्रांसफ़र करवा दिया। ट्रांसफ़र के बाद जब वो ऑफिसर मुंबई एयरपोर्ट पर एक फ़्लाइट में चढ़ा, तभी उस फ्लाइट में हाजी मस्तान भी आ धमका। सफ़ेद कपड़े, आंखों में जीत की चमक और होठों पर एक कुटिल हंसी के साथ मस्तान उसके पास आया और बोला, ऑल द बेस्ट। हालांकि मस्तान को इतनी अंग्रेज़ी नहीं आती थी, लेकिन उसने उस ऑफिसर को चिढ़ाने के लिए इस एक लाइन को कहने की मेहनत कर ली थी। हाजी मस्तान अपना काम सिर्फ पावर से नहीं करते थे, बल्कि उनके दिमाग का भी कोई सानी नहीं था। जब एक पुलिस ऑफिसर ने उसको चैलेंज देकर कहा कि मैं तुम्हारा माल पकड़ के रहूंगा, तो उस पर हाजी मस्तान ने खुद ही उसको सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि उसका 4 शिप सोना लेकर रात 12 बजे मुंबई बंदरगाह पर आएगा। जा पकड़ना है तो पकड़ ले। पुलिस ऑफिसर अपनी पूरी टीम के साथ 11:55 पर बंदरगाह पहुंचा और 12 बजे जब शिप बंदरगाह पहुंचा तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मगर जब तलाशी ली तो उसमें सोना कहीं नहीं मिला, जिससे उसे शिप छोड़ना पड़ा। दूसरे दिन खुद पुलिस ऑफिसर हाजी मस्तान से मिलने उसके बंगले पर गया और बोला कि लोग तो तुम्हें सच्चा कहते हैं और तुमने हमें झूठ बोला कि सोना शिप से आ रहा है। इस पर हाजी मस्तान मुस्कुराए और बोला, सोना तो उसी शिप से आया था। मस्तान न कभी झूठ बोलता है और न ही वादा खिलाफी करता है। हुआ कुछ यूं था कि हाजी मस्तान ने सभी सोने को शिप की चिमनियों में छिपा दिया था। चिमनियों को इस तरह मॉडिफाई किया जाता था कि उसका ऊपरी हिस्सा धुआं निकालता रहे, लेकिन नीचे की तरफ एक हालो केविटी बनती, जिसमें सोने की ये केविटी ग्रेस कालिक और लोहे की परतों से ढकी रहती, ताकि स्कैनर या जांच में न पकड़ी जाए। जब जहाज मुंबई डाक पर आता, तब उसके शेड्यूल मेंटेनेंस या रिपेयर्स के बहाने चिमनियां खोलकर सोना निकाल लिया जाता। ये काम डॉकयार्ड के भरोसेमंद लोगों द्वारा देर रात किया जाता था, जब कस्टम एक्टिविटी कम होती थी। हाजी मस्तान ने चिमनियों को सिर्फ एक धुएं के लिए नहीं, बल्कि सोने की सुरंग की तरह इस्तेमाल किया। उसी साल हाजी मस्तान की महाराष्ट्र के एक मंत्री से अनबन हो गई। मंत्री जी नाराज होकर दिल्ली में धरने पर बैठ गए और खुलेआम ऐलान किया कि हर हाल में हाजी मस्तान की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके बाद मजबूरन मुंबई पुलिस ने मस्तान को अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन जेल नहीं ले गए। उसे कोल्हापुर के एक आलिशान गेस्ट हाउस में रखा गया, जहां हर वो आराम मौजूद था जिसकी मस्तान को आदत थी। साल 1975 में देश में बड़ा सियासी तूफान आया और इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। सरकार के आदेश पर जहां विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेल में भेजा गया, तो वहीं हाजी मस्तान को कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज के एक्ट के तहत स्मगलिंग के जुर्म में जेल में डाल दिया गया। यह पहला मौका था जब हाजी मस्तान को बाकायदा जेल में जाना पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि उसने इंदिरा गांधी को अपनी रिहाई के बदले पैसों की पेशकश भी की थी, पर किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया और उसे 18 महीने तक जेल में रहना पड़ा। और जेल में ही उसकी मुलाकात एक करिश्माई शख्स जय प्रकाश नारायण से हुई, जिन्हें सब जेपी कहते थे। उनके पास न दौलत थी और न ही उन्हें कोई सत्ता की भूख थी, लेकिन फिर भी लोग उनके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। मस्तान ने पहली बार महसूस किया कि उनकी आलीशान जिंदगी जयप्रकाश की शख्सियत के सामने कितनी छोटी है। जेपी की शख्सियत ने उसे अंदर से झकझोर दिया था। उसने जेपी से मुलाकात की और जेपी ने उसे जुर्म से नाता तोड़कर एक आम जिंदगी जीने की सलाह दी। जयप्रकाश नारायण की बातों का उस पर ऐसा असर हुआ कि उसने जेल से ही रिहा होते ही तस्करी की दुनिया को अलविदा कहने का मन बना लिया। इमरजेंसी लगने से पहले मस्तान ने कई विपक्ष के नेताओं को पुलिस से बचाने और भागने में मदद की थी। इसलिए बाद में जब देश में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस पर कोई केस नहीं चलाया गया। जेल से निकलने के बाद वह सबसे पहले हज पर गया और वापस आकर वो राजनीति के मैदान में उतर गया।
उसने महाराष्ट्र के एक दलित नेता जोगेंद्र कावड़े के साथ मिलकर दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ नाम की एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई। वो मुस्लिम और दलित को साथ कर राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहता था और इसी मकसद से 1984 में उसने चुनाव भी लड़ा, लेकिन न तो वो खुद जीता और न ही उसकी पार्टी के एक भी कैंडिडेट को जीत नसीब हुई। 1990 में उसने अपनी पार्टी का नाम बदलकर दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक और सुरक्षा महासंघ कर दिया। ट्रेजिडी किंग के नाम से मशहूर एक्टर दिलीप कुमार ने भी उसके लिए चुनाव प्रचार किया, लेकिन फिर भी उसकी किस्मत नहीं बदली। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना नाम का डंका बजाने वाला हाजी मस्तान राजनीति के मैदान में शिकस्त खा चुका था। उसे राजनीति में एक अदद जीत के लिए पूरी जिंदगी तरसना पड़ा। भले ही इलेक्शन में उसकी पार्टी को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उसने चुनाव में काले धन का जमकर इस्तेमाल किया था। माना जाता है कि इसके बाद से ही चुनाव में भारी पैसा खर्च करने का चलन शुरू हुआ था। उन दिनों हाजी मस्तान अंडरवर्ल्ड में जेना बाई दारूवाली नाम की एक लेडी पर बहुत भरोसा करता था, जिसे वो अपनी बहन भी मानता था। जब भी वह किसी मुश्किल में फंसता तो जेना बाई की सलाह जरूर लेता था। 1980 में एक दिन उसने जेना बाई को अपनी कार भेजकर अपने घर बुलाया और अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, बेलासीस रोड पर मेरी एक प्रॉपर्टी है जिस पर गुजरात के चिलिया लोगों ने कब्जा जमा रखा है। मेरे कहने पर करीम ने उन्हें हटाने के लिए अपने गुंडे भेजे, लेकिन चिलिया लोगों ने उन्हें ही जख्मी करके वापस भेज दिया। पूरी बात सुनने के बाद जेना बाई ने एक कलम और कागज़ मंगवाया और कागज़ पर एक लकीर खींचकर मस्तान से बोली, क्या तुम इस लकीर को बिना छुए छोटा कर सकते हो? मस्तान ने कहा, आपा, मैंने आपको एक गंभीर मसले पर सलाह करने के लिए बुलाया और आप है कि मुझसे पहेलियां बुझा रही हैं। इस पर जेना बाई ने हंसते हुए एक बार फिर कलम उठाई और उस लकीर के बगल में एक बड़ी लकीर खींचते हुए बोली, यह देखो, ऐसे इस लकीर को बिना छुए छोटा किया जा सकता है। जेना बाई ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम पठान और दाऊद इब्राहिम के गैंग के बीच सुलह करके उन्हें एक कर दो। जब दोनों मिल जाएंगे तो वो मिलकर तुम्हारा काम खुद कर देंगे। मस्तान को बात जम गई। उसने अपने घर पर मुंबई के दोनों दुश्मन गैंग्स को बुला लिया। उसने कुरान पर हाथ रखवा कर दोनों से वादा करवाया कि आगे से वो आपस में खून खराबा नहीं करेंगे। फिर मस्तान ने उनको अपनी प्रॉपर्टी की परेशानी बताई। उसके बाद पठानों और दाऊद के गुंडों ने मिलकर चिलिया लोगों को उस जगह से हटाने पर मजबूर कर दिया और बाद में उसी ज़मीन पर हाजी मस्तान ने मस्तान टावर्स नाम से एक आलिशान बिल्डिंग बनवाई। हाजी मस्तान का यही अंदाज था। उसने खुद कभी किसी पर गोली चलाए बिना ही अपना दबदबा कायम करके रखा था। उसने बहुत सारे लोगों की मदद भी की थी। उसके इसी अंदाज को बाद में आगे कई गैंगस्टरों ने अपनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मस्तान जैसा रुतबा नहीं बना पाया। उस समय डी कंपनी का सरगना दाऊद इब्राहिम भी मस्तान के लिए काम करता था। उस वक्त मुंबई में अरुण गावली और छोटा राजन जैसे कुछ और नाम भी उभर रहे थे, लेकिन अंडरवर्ल्ड के ताज की असली वारिस के तौर पर सिर्फ दाऊद इब्राहिम को देखा जाता था। दाऊद को हाजी मस्तान का शागिर्द भी कहा जाता था। मस्तान ने एक बार दाऊद इब्राहिम को एक नसीहत दी थी कि वो अपने काले धंधे का काम रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच निपटा लिया करे। उस वक्त लोग अपने घरों में होते हैं, इसलिए जब वो आम लोगों के बीच नहीं आएगा तो पुलिस भी उसके काम के बीच में नहीं आएगी। हाजी मस्तान ने अपनी ज़िंदगी में इसी तरह बिना आम लोगों को नुकसान पहुँचाए अपना धंधा किया। इसके अलावा उसने कभी भी ड्रग्स, शराब और हथियारों की स्मगलिंग नहीं की थी। हालांकि फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि चाहे वो शरीफ ही सही, पर असल में एक गुंडा ही था जिसने गैरकानूनी तरीके से दौलत और शोहरत कमाई थी। जब तक उसकी पकड़ थी अंडरवर्ल्ड उसके वसूलों पर चलता रहा, लेकिन बदलते वक्त के साथ उसकी ताकत धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। उसके दोस्त वरदराजन की मौत हो चुकी थी और करीम लाला भी मुंबई से अपना बिजनेस समेटना शुरू कर चुका था। जैसे जैसे हाजी मस्तान कमज़ोर होता जा रहा था, वैसे वैसे दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड में अपना कदम बढ़ाता जा रहा था। आगे चलकर उसने हाजी मस्तान के गैंग को छोड़कर खुद का एक अलग गैंग बना लिया था। उसने वो सब कुछ अपनाया जो मस्तान की नज़र में गुनाह था। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बिल्डरों तक से वो भारी पैसा वसूलता और इस पैसों से अपनी ताकत बढ़ाता। कुछ ही सालों में दाऊद ने अंडरवर्ल्ड पर कब्जा जमा लिया और हाजी मस्तान की बादशाहत का अंत हो गया। एक दिन अचानक से हाजी मस्तान को दिल का दौरा पड़ गया। उसे तुरंत मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया और 25 जून 1994 में हाजी मस्तान की मौत हो गई। इस तरह मुंबई को अपनी महबूबा कहने वाले शख्स इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गया।